एक असमाप्त कथा के अनोखे सफर में आज सुनिए रमा सिंह द्वारा रचित एक और कहानी, पंचनामा। सखुआ आज शाम से ही ताड़ी लेकर बैठ गया था। बहुत दिनों की थकान थी। कई दिनों से टोकरी सूप बना बनाकर थक तो गया ही था, ऊपर से सबको ढोकर हाट में जाकर बेचना बड़ी मेहनत का काम है। छुटपन में बापू के साथ लगे लगे इससे ज्यादा दौड़ धूप करने पर भी शरीर नहीं थकता था। लेकिन अब तो इतनी मेहनत करो और हाट में जाकर 10-10 रुपए की टोकरी और 5-5 रुपए की सूप चलनी बेचने के धंधे से खींच होने लगी थी। ऊपर से बड़की बेटी जानकी की शादी के लिए रात दिन उसकी माँ उसकी देह में जैसे उक्का लगाए रहती थी। शरीर और मन दोनों से थका हुआ वह टमटम के मरियल घोड़े सा टप टप दौड़ा चला जा रहा था। आज जाकर मन का बोझ कम हुआ था, दिमाग शांत था। जानकी के ब्याह की बात पक्की हो गई थी। कल बापू लड़के वाले के यहाँ उधर गांव से ही पहुंच जाएंगे और सखुआ कल सगुन का सामान लेकर यहाँ से जाने वाला था। उसके दोनों पैर थकान से टटा रहे थे। अपने ही हाथों से अपना पैर दबाते हुए उसका ध्यान अपनी घरवाली गुलबी पर चला गया। गुलबी से कहा भी था कि थोड़ी देर के लिए मालिश कर दे। सुबह में थोड़ी देर के लिए किया भी था, लेकिन गांव वाली वो गुलबी तो अब रही नहीं। शहर आकर शहरी भात खाकर थुलथुल तो हो ही गई थी, आराम तलब भी वैसी ही। सखुआ का काम तो थाना में ही चलता है, सो थाना के नजदीक ही रहता है। थाना के पास रहना तो और भी उसके लिए जी का जंजाल हो गया है। वह काम से निकला नहीं कि टोकरी बेचने के बहाने निकल जाती है। शाम होते होते पूरे मोहल्ला, थाना, कचहरी का जितना खुफिया भेद वह जमा कर सकती है, जमा करके ही लौटती है। फिर दूसरे दिन रस ले लेकर उस भेद भरी चर्चा को अड़ोस पड़ोस में बांटती चलती है। बड़ी तरद्दुद से तो वह बड़की बेटी जानकी की शादी तय कर पाया था। गुलबी को शुरू से वह कहता था कि बेटी सयानी हो रही है, कुछ बचत करो, कुछ जमा करके रखो। लेकिन उसके अपने खाने पहनने से बचे तब ना। थानेदारिन के पास जा जाकर तो और भी इसके मुंह का स्वाद और बोली बिगड़ गई है। जानकी की शादी में क्या नहीं करना पड़ा था। बड़ों की देखा देखी ये छोटे लोग भी अपनी औकात भूल जाते हैं और बड़ों के सरीके ही दहेज की मांग कर बैठते हैं। अरे ससुरी, मांगने के पहले तो जरा सोचना चाहिए कि आंख मूंदकर अमीरों की जो नकल करते हो वह क्या उचित है। गरीब गरीब की मुसीबत नहीं समझेंगे तो क्या अमीर समझेंगे। एक लड़का उसने जानकी के लिए देखा भी था, बैंक में चपरासी था। वह भी अभी तक परमानेंट नहीं हुआ था। चाहिए 25,000 रुपए नगद। मांगते हुए यह नहीं सोचा कि घर पर तो छप्पर भी नहीं, जानकी जाकर रहती कहाँ। यह मांग तो उसकी औकात से बाहर की बात थी। उसने तो आज तक मुश्किल से 1,000 रुपए देखे होंगे। 25,000 तो सपने की बात ही हो सकती थी। गुलबी पता नहीं कैसे अपनी ही औकात को भूलकर उस बैंक वाले चपरासी की जिद किए हुई थी। रोने धोने लगी। हमारे तो करम फूट गए कि तुमसे शादी हुई। काम भी ऐसा करते हो कि किसी को बोलते भी लाज आती है, मुर्दा ढोने का काम। गुलबी ने उसके इस काम को उसे नीचा दिखाने के बतौर हथियार अपना तकिया कलाम बना लिया था। गुलबी का उसके काम को लेकर अनाप शनाप बोलना उसे सिर्फ आहत ही नहीं करता था, बल्कि उसके पूरे बदन में आग सी लग जाती थी। वो जल उठता था। उसका जी चाहा था कि उठे और धुनकर रख दे अपनी इस हरजाई घरवाली को। शहर आकर इसका मुंह खुल गया है। अब तो एक थप्पड़ भी मारो, ऊंच नीच के लिए भी डांटो तो थाना जाने की, केस करने की धमकी देती है। बच्चात औरत। उसी दिन तो उसके चीखने चिल्लाने पर टन से बोल उठी थी, डोम हो तो डोम धोज करने से बाज थोड़े आओगे। नहीं कि बढ़िया समाज में रहने से बढ़िया बात सीखेंगे। वही मेहरारू को लात के नीचे रखने का बाप दादा का हिस्सा। गुलबी के मुंह से वह सब सुनकर उसे एक बारगी लगा कि किसी ने उस पर हथगोला फेंक दिया है। वह घायल हो गया है और चारों ओर धुआं भर रहा है। ऐसे मौके पर बड़ी मुश्किल से
वह अपने हिंसक भाव पर काबू कर पाता है। आजकल गुलबी का मन मिजाज बिल्कुल थाना का जनाना सिपाही वाला हो गया है। उस दिन वह अपने पर संयम रखे घर से निकल गया और रात गए वापस आया था। जानकी की शादी के लिए दर दर भटकते रहने पर अंत में जाकर यह रिश्ता तय हो पाया था। खेती बाड़ी है और 10वीं में लड़का पढ़ता है। अब क्या करे? अपनी औकात से बढ़कर तो लेन देन की बात करके ब्याह तय हुआ है। आज बेटी का ब्याह तय होने का ही तो वह जश्न मनाना चाहता था। बापू को गांव विदा कर वह हाट से लौटती बेला ताड़ी के साथ चखना भी लेता आया था। वैसे भी दारू ताड़ी पीने का काम वह अकेले ही बैठकर करता है। अकेले में अपने आप में नशा करने में जो मजा आता है वह दोस्तों के साथ ताड़ी खाना में बैठकर कहाँ आ पाता है। सकुआ ने चखना का दोना खोलकर सामने रखा और तन्मय होकर पीने लगा। जैसे जैसे घुट भीतर जा रही थी वह अपने आप में सिमटता जा रहा था। अक्सर पीते हुए ऐसा ही उसके साथ होता है। मन में देश दुनिया, अमीरी गरीबी की कई तरह की बातें कई ढंग से आने लगती है, जिसके चलते छोटी छोटी बातें दिनचर्या के झंझट झमेले धुंधले पड़ने लगते हैं। ऐसे समय गुलबी अपनी जुबान बंद रखती है, चुपचाप लगाए उसकी आज्ञा का पालन करती रहती है। इतने दिनों के सकुआ के संग साथ से वह अच्छी तरह जान गई है कि जब नशा करने पर देश दुनिया की बड़ी बड़ी बातें उसके दिलो दिमाग में आने लगती है, तब उसे अपनी घरवाली कीड़े मकोड़े की तरह छोटी लगने लगती है। ऐसे समय में दिमागी व्यवधान उससे बर्दाश्त नहीं होता और छूटा सांड की तरह सींग मारने लगता है। होश में गुलबी की कई अनकही बातों से पिटे मन को जब तक नशा की हालत में हल्का नहीं करता, चोट करता ही रहता है। अभी वह आधा लबनी ही पिया था, अपने आप में सिमटने ही लगा था। ऊंचे ऊंचे विचार आने बाकी ही थे कि दीवार की साकल कोई बजाने लगा। बजता ही गया कि गुलबी ने जाकर दरवाज़ा खोल दिया। ऊंचे ऊंचे विचार आने बाकी ही थे कि दरवाजे की साकल कोई बजाने लगा। बजाता ही गया कि गुलबी ने जाकर दरवाज़ा खोल दिया। जब तक सकुआ सोचे कि इतनी रात गए कौन हो सकता है, संभावनाओं और आशंकाओं में उसने देखा कि उसके बापू कोठरी से लगे ओसारे में खड़े हैं। गुलबी ने खटिया बिछा दी थी और वो बैठ गए थे। आशंका से ज़्यादा सकुआ को झंझलाहट हुई थी कि ये बाबू को जब देखो मुंह उठाए गांव से चले आते हैं। आज ही तो गांव भेजा था कि वहीं से जानकी के होने वाले ससुर के यहाँ कल सगुन के लिए जाएंगे और रात में ही धमक पड़े। इन्हें भी लगता है शहर के बिजली पानी का चस्का लग गया है। सकुआ को गुलबी बाबू के आने की बात बतला गई थी। उसने कोठरी का दरवाज़ा भिड़काते हुए गुलबी से कहा, तुम चलो, चाय बीड़ी के लिए पूछो, हम अभी इसे ख़त्म करके आते हैं। सकुआ बिना मजा लिए, बिना अपने आप में सिमटे जल्दी जल्दी लबनी ख़त्म करने लगा। उसके मन में आने वाले बेचारे ऊंचे ऊंचे विचार जहाँ के तहाँ ठिठक कर रह गए थे। वह भखवाया हुआ कुछ देर बाद अपनी कोठरी से निकला और बापू की खाट के सामने जमीन पर बैठ गया। सकुआ ने अपनी मिचमिचाती आंखें बापू के चेहरे पर टिका दी थी, जैसे बिन बोले ही बापू से उसके इस असमय यहाँ चले आने का कारण पूछ रहा हो। उसके बापू ने भी इधर उधर की भूमिका बांधने में अपना समय नहीं गवाया और उतरे चेहरे से कहने लगा, जानकी के होने वाले ससुर तो बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। सकुआ का चढ़ता नशा एक ही झोंक में काफूर होने लगा। सो क्या? वो लोग लड़का के वास्ते घड़ी की मांग कर रहे हैं कि 10वीं क्लास से पढ़ने वाले लड़के को हाथ की एक घड़ी तो चाहिए ही। रोकते रोकते भी सकुआ के मुंह से गाली निकल आया, बड़ा हरामी है रशाला। पहले साइकिल लेने की जिद पर उतर आया था, अब कल सगुन के लिए जाना है तो घड़ी मांग रहा है। बापू ने सकुआ का उतरा चेहरा देखा तो पछतावे में आ गए। सुखी, हम तो ये खबर मिलते ही वो लोगन के पास गए रहे। हम तो पड़ोसी गांव का हवाला देते हुए निहोरा भी किए थे
कि बाकी वो लोग मनवे नहीं किए, अपनी ही बात पर अड़े हुए हैं कि घड़ी नहीं दिया तो कल सगुन के लिए आने का कोई काम नहीं है। सखुआ गुस्से में था। बापू, हमारी जानकी 7वीं पास है और मैम जैसन गोरी, हमनी के बिरादरी में ऐसा लड़की उन लोगन को मिलेगी क्या? सुखी उन लोगन तो शहर की 7वीं पास पुतोह नहीं चाहेगी। लड़का का भैया को भी यह भी अंदेशा है कि शहर की 7वीं पास लड़की गांव में बसेगी कि नहीं। उन लोगन को तो गांव की बोझा ढोने वाली, गोबर गोईठा करने वाली हरमोट लड़की चाहिए। अपन जानते तो हम उन लोगन को बहुत समझाए, बल्कि वो अपना ही राग अलाप रहे हैं। सखुआ के बापू चुप हो गए। गुलबी तो अब तक चौखट से लगी बैठी थी। वह भी उनके चेहरे से अपनी आंखें हटाकर जमीन निहारने लगी थी। चारों बच्चे कोठरी में गेंदरा पर निश्चित सोए थे और ओसारे में ये तीनों प्राणी गुमसुम थे। बस इनकी सांसों की ही आवाज वहाँ दुड़मुड़ा रही थी। ये तीनों अपनी ही सोच में धंसे बैठे थे। सखुआ के बापू सोच रहे थे कि अब इस साल तो घर की छप्पर छाड़ने का खर्चा भी सखुआ जुटा नहीं पाएगा। बरसात आने में 2 ही महीना तो है। सुखी भी क्या करे? इसका काम भी तो थाना में गाहे बगाहे का ही है। थाना में लाश आवे तभी आमदनी, नहीं तो बिठार। सूप टोकरी बेचने से तो मुश्किल से घर का खाना खर्चा चलता है। गुलबी की आंखों में अपने होने वाले दामाद का कमसिन चेहरा और उसका एक हरा बदन बार बार घूम रहा था। कहीं बैंक वाला लड़का की तरह सखुआ इस लड़का को भी रुपए की खातिर न छोड़ दे। अब उसे कौन समझाए कि अनब्याहा लड़का तो महंगा मिलेगा ही। गुलबी ने मन ही मन भगवान का सुमिरन किया। हे भगवान, इधर 1-2 दिन में कोई दंगा फसाद हो जाए या फिर कोई देवी दुर्घटना या फिर कोई रेल ही उलट पुलट जाए तो घड़ी को कौन पूछे। पूरी शादी का खर्चा का जुगाड़ एक मुश्त हो ही जाएगा। ऐसे मौकों पर लाश की ढेर लग जाती है। एक ही दिन में कई कई खेप ढोना पड़ जाता है। न खाने की सुध रहती है न सुस्ताने की। मोल भाव करने का भी हाथ में मौका रहता है। काम हो जाने पर एक मोटा रकम मिलता है। लाश कभी कभी बिगड़ जाती है तो घर आकर सखुआ का मन खराब होने लगता है, लेकिन 1-2 बोतल ठर्रा चढ़ा लेने पर वह सब भी चित्त से घुल फुल जाता है। बिगड़ी लाश ढोने से आनाकानी करने पर ठर्रा की बोतल भी वही लोग थमा देते हैं। यदि घड़ी खरीदने का जुगाड़ नहीं बैठा तो कहीं अंत में हार डाल कर किसी बुढ़वा रंडवा के जिम में न बेटी को बांधना पड़े। ऐसा ख्याल आते ही उसका कलेजा फटने लगा। सखुआ सोच रहा था उसका कर्म ही खोटा है। एक गुलबी आते ही एक पर एक दनादन 4 बेटी जन्म दी। शहर का ऐसन फैशन सीख गई, लेकिन ये नहीं सीखी कि 1 या 2 बेटी में ही बंद करवा ले। बेटे की आस में जब चौथी भी हो गई तो सखुआ को गुस्सा आ गया और चला गया सरकारी अस्पताल और वहां से नशबंदी कराकर ही लौटा। पता लगते ही गुलबी रोने लगी थी कि अब उसका पति नामर्द हो जाएगा। ऐसा ही गुलबी ने सुन रखा था। जब सखुआ ने उसे समझाया तब रोने लगी कि अब उसे बेटा तो इस जन्म में नहीं हुआ, नरक से मुक्ति कैसे मिलेगी। उस दिन गुलबी को रोते छोड़कर वह घर से निकल गया था। तुम्हारी किस्मत में रोना ही लिखा है तो जाकर रो। रात सखुआ को नींद नहीं आ रही थी। वह झल्लाया हुआ था। यदि घड़ी सगुन छेका में नहीं लेकर ब्याह के समय लेने को तैयार हो जाए तो कुछ न कुछ इंतजाम किया जा सकता है। इधर थाने में लाश आते रहे तब तो कोई दिक्कत नहीं। गुलबी भी जगी हुई थी। उसने सखुआ की तरफ करवट बदलकर उस पर एक नजर डालते हुए पूछा, अब क्या होगा? घड़ी का इंतजाम कहाँ से होगा? वह अपनी ही सोच में गड़ा बोलता गया, होना क्या है, जान तो देंगे नहीं, वहां समधियारा नहीं करेंगे, जहां सामर्थ्य के लायक होगा वहीं करेंगे। गुलबी सुबकने लगी, मुर्दा ढोते ढोते तुम भी मुर्दा हो गए हो। तुम्हें तो हम लोगों का सुख दुख सालता ही नहीं, तो क्या किसी रंडवा से ब्याह दोगे अपनी फूल सी बेटी को, या फिर ताबड़तोड़ एक के बाद दूसरी जवान होती बेटी को घर में बिठाकर बुढ़ाते रहोगे?
मुर्दा ढोने वाली बात पर गुलबी का कटाक्ष उसे भीतर तक बेध गया। जी चाहा गुलबी को उठाकर बाहर फेंक दे और इतना मारे कि वह हमेशा के लिए गूंगी हो जाए। ससुरी इसी मुर्दा के ढोने की कमाई खाती है, ऐश मौज करती है और जब देखो उसके काम को लेकर उसे नीचा दिखाती रहती है। थाना का पूरा हिसाब किताब रखती है कि कब कितनी लाशें थाना आई, कितना उसको और कितना दूसरे को मिला। खुद लगता है किसी थानेदार की बेटी है, लेकिन सकवा मुंह से कुछ नहीं बोला। मन और शरीर से इतना थका हुआ था कि लड़ने झगड़ने की शक्ति उसमें शेष नहीं बची थी। उसने सोए हुए बच्चों के बीच जानकी पर एक नजर डाली और गुलबी से उदासी भरे लहजे में कहने लगा, अभी तो जानकी बच्ची है, हम तो शुरू से ही उसकी इतनी जल्दी शादी के पक्ष में नहीं थे। अभी इसकी उम्र ही क्या है। पुलिस लाइन की कोठियों के साहबों की इतनी जवान जवान बेटियां बच्चियों की तरह उछलती कूदती स्कूल कॉलेज करती रहती हैं, लेकिन तुमको इस मामले में साहबों का उदाहरण अच्छा नहीं लगा। कहने लगी, गरीबों की बेटियां अड़ोसी पड़ोसी की नजरों में चढ़कर जल्दी जवान हो जाती हैं। ऊपर से थाना के नजदीक रहो तो उचक्के लफंगों से बेटियों की पहरेदारी कौन करे। फिर वह गुलबी की तरफ पीट करके सोने की कोशिश करने लगा। सुबह सुबह थाने के सिपाही जी द्वारा दरवाजा बड़बड़ाने और आवाज लगाने से उसकी नींद टूटी। रात के पिछले पहर तो उसकी आंख लगी थी। थकान से उसका अंग अंग टूटा जा रहा था, लेकिन शिव पूजन सिपाही की आवाज देने का मतलब ही है कि थाना में आज काम आ पड़ा है। उसने बड़ी फुर्ती से उठकर दरवाजा खोला, सिपाही जी को राम सलाम दिया। सिपाही जी की भ्रुकुटी तनी हुई थी, लगता था रत जगह उन्हें भी परेशान किए हुए है। उन्होंने सपाट और अभ्यस्त बोली में कहा, जल्दी थाना आ जाओ, लाश मुर्दा घर ले जाना है। सिपाही जी जैसे ही मुड़कर जाने को हुए कि सकवा ने उतावला होते हुए पूछा, कितनी लाशें हैं? सिपाही जी ने थोड़ा ठहरते हुए कहा, 3 लाशें हैं, रात को ही आई हैं। कितना मिलेगा? दरोगा जी ने 100 रुपए देने को कहा है। इतना में पोसाई नहीं पड़ता है सिपाही जी, महंगी का जमाना है, हम भी तो बाल बच्चेदार आदमी हैं, दिन भर का समय लगता है, पूरे 200 रुपए पर बात पक्का कीजिए। सिपाही जी अब तक जो मुट्ठी में खैनी दबाए हुए लौटने को थे, खड़े खड़े खैनी मलते हुए बोले, देखो अंतिम बार कह देता हूँ, 150 मिलेगा, आना है तो आ जाना, नहीं तो सुदामा से ढुलवा लेंगे। सकवा ने जब हाथ से 150 में फिसलते देखा तो जैसे मजबूती से 150 को अपनी मुट्ठी में बंद करने के अंदाज में कहा, ठीक है, आप कहते हैं तो आ जाएंगे 150 में ही। सिपाही जी जाने को हुए, फिर पलटकर हिदायत के स्वर में कहा, देखो जल्दी से आ जाना, आज मेरी ड्यूटी ऑफ है, लाश मुर्दा घर डिस्पैच करके सीधे वहां से घर चला जाऊंगा। अब तक उसके बापू जग गए थे। उन्होंने नजदीक आकर पूछा, कितने में तय हुआ? 125, 3 लाश है। कितने में तय हुआ? 150, 3 लाश है। तुम काहे को 200 रुपए मांग रहे थे? 200 पर सिपाही जी राजी हो जाते क्या? अब सकवा के चेहरे पर खुशी थी। अपने को ओहदेदार महसूस करते हुए बोला, यही तो मौका है बापू, सिपाही जिसके जिम्मे लाश रहती है उसको नचाने का, मोल भाव करने का। थाना में लाश जिस सिपाही के जिम्मे रहती है वह तब तक कहीं नहीं जा सकता लाश छोड़कर, जब तक मुर्दा घर के कर्मचारी के सुपुर्द नहीं की जाती। सिपाही लाश ढोने वाले के साथ इतनी नरमी से पेश आते हैं कि देखते ही बनता है। हम में से कोई कभी बीड़ी पीने लगेगा तो कोई किसी से बतियाने में लगा रहेगा। अमुक सिपाही आगे पीछे किए रहते हैं कि जल्दी से जाकर मुर्दा घर में देकर छुट्टी पा ले। वहाँ भी जो मेहतर रहता है बिना सिपाही से कुछ लिए बगैर जल्दी लाश को अपनी सुपुर्द लेता ही नहीं, कह देता है कि अभी यहाँ जगह खाली नहीं है। सखवा की थकी देह में न जाने कहाँ से फुर्ती आ गई थी कि बापू से बात करते करते हाथ मुंह धोया और अलगजी से कमीज उतार कर पहनते हुए अपना ठेला लिया और चल पड़ा थाने की ओर। पैदल रास्ता में तो थाना नजदीक ही पड़ता है,
लेकिन कोई सवारी गाड़ी होने से थोड़ा घूमकर जाना होता था। चौक पार कर कुछ दूर के बाद ही पड़ता था। जाते जाते सकुआ ने बापू को अपने आने तक इंतजार करने को कहा। थाना जाते हुए सकुआ सोच रहा था, अभी 1 महीना से न तो थाना में और न ही रेलवे के इलाके में कोनो लाश आया है। बिल्कुल उसका धंधा ठप था। ये तो थाना के नया बड़ा बाबू आए हैं, एकदम से मनहूस हैं। पहले वाला बड़ा बाबू सगुनिया था। बहुत एक्सीडेंट और दंगा फसाद होता था। वह तो इधर से 2-3 महीने से शादी ब्याह पर्व त्योहार का समय है कि बांस की टोकरी टोकरा बढ़िया दाम में बिक जा रही थी। थाना से मिलेगा 150 और 50 रुपए गुलबी ने जुगा रखी है। 200 में किसी न किसी कंपनी की घड़ी मिल ही जाएगी। उस दिन तो राम टहला अपना नया घड़ी दिखला रहा था। क्या तो कंपनी था, 200 में ही तो खरीदा था। थाना आ गया था। जाकर देखा तो लाश ताजा ही थी, बीती रात तक आई थी। सकुआ इस काम से जल्दी निपटना चाहता था, सो आते ही जमादार साहब से बोला, तीनों लाश का पंचनामा हो गया है जमादार साहब। अभी शिनाख्त देकर मुंशी जी पंचनामा किए देते हैं। कहते हुए जमादार साहब कागज कलम लेकर मुंशी जी के साथ पंचनामा बनाने लगे। लाश नंबर 1, माथा पर दाहिने खून बहता जख्म, बायां कोहनी पर गहरा खून बहता जख्म। लाश नंबर 2, गाल पर लिसराया जख्म, सामने ऊपर का 2 दांत टूटा हुआ। लाश नंबर 3 की तरफ देखते ही मुंशी जी चौंक उठे। अरे यह तो जिंदा है, देखो इसके बाएं तरफ गले का नस हल्का फड़क रहा है। मुंशी जल्दी से बड़ा बाबू को बुला लाए। बड़ा बाबू आकर देखते ही सिपाही पर बिगड़ने लगे। यह तो वाकई जिंदा है, इसे लाशों के पास से अलग करो। कहीं किसी पत्रकार को भनक लग गई तो बात का बतंगड़ बना देंगे। जमादार साहब किसी को जल्दी ब्लॉक के डॉक्टर को बुलाए भेजिए। सकुआ दूर खड़ा बीड़ी पी रहा था। तीसरी लाश के जिंदा होने की बात को सुनकर वह तत्क्षण बीड़ी फेंककर वहां आ गया। सच, यह तो जिंदा है। अभी तो इसमें हुक-हुकी बाकी है, लेकिन उस मुर्दे में जीवन का चिन्ह देखते ही एक पल में ही सकुआ के दिमाग में कुछ कौंधा। मेरे तो 50 रुपए गए, 150 में तो किसी कंपनी की कोई घड़ी नहीं आएगी, फिर सगुन का और भी खर्चा है। बड़ा बापू तीसरे नंबर को लाशों के बीच से अलग करवा कर भीतर, जमादार साहब भीतर फोन करने गए तो वहीं किसी से बात करने लगे। मुंशी जी कागज कलम लिए वहीं बैठे थे। सकुआ सरक कर चला आया तीसरे नंबर के पास। सुबह का उजास फैलने लगा था, जिसके साथ ही उस तीसरे नंबर में भी जीवन के चिन्ह जल्दी जल्दी स्पष्ट होते जा रहे थे। सकुआ पर एक एक पल भारी पड़ रहा था। डॉक्टर पास ही तो रहता है, यदि डॉक्टर चला आया तो सारा कुछ सोचा हुआ मिट्टी में मिल जाएगा। ये मुंशिया रसाना कुछ देर के लिए इधर उधर क्यों नहीं होता है। सकुआ की गित दृष्टि उसके फड़कते गले के नस की तरफ थी। मौका मिलते ही वह कुछ तो करेगा ही, यूं ही अपना 50 रुपया तो हाथ से जाने देगा नहीं। उसे लग रहा था जैसे जमादार साहब एक ही झपट्टे में तीसरे नंबर के 50 रुपए उससे छीन लेंगे। 50 रुपए, एक लाश की ही तो बात तय हुई थी। सकुआ बिना पलक झपकाए उस तीसरे नंबर का मुआयना करता मुंशी जी के वहां से इधर उधर होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सकुआ ने देखा दूर से सिपाही जी के साथ डॉक्टर साहब आ रहे हैं। वह रुआसा हो गया, सारे किए पर पानी फिर गया। इतने में बड़ा बाबू ने मुंशी जी को किसी काम से भीतर भेजा। मुंशी जी जैसे ही भीतर उठकर गए कि सकुआ ने जल्दी की। डॉक्टर अभी गेट तक भी नहीं आया था। वह तीसरे नंबर के बिल्कुल पास चला आया। इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने उसके गले को फड़कते नस के गिर्द जोर से पूरी ताकत लगाकर दबाया और आश्वस्त होने के लिए उसके गर्दन को झमाट दिया। उस मुर्दे में जीवन के जो चिन्ह तेजी से उभर रहे थे, क्षण भर में ही लुप्त हो गए। अब तक डॉक्टर थाना परिसर में आ गए थे। सकुआ वहां से हटकर
बाहर आ गया था। डॉक्टर के साथ बड़ा बाबू उस तीसरे नंबर के पास आ रहे थे। कौन सा? किस लाश में अभी जीवन शेष है? कहते हुए डॉक्टर उस तीसरे नंबर का मुआयना करने लगे। अब तक सखुआ भी वहां पहुंच गया था। सखुआ उस तीसरे नंबर को देखने में डॉक्टर की मदद करते हुए बोला, देखिए ना हुजूर, इसी लाश की बात ये लोग कर रहे हैं। लाश देखते देखते तो बुढ़ा गए हैं, ये तो बिल्कुल मरल है। सखुआ को एक बारगी लगा जैसे वहां उपस्थित सभी की आंखें उसे घूर रही हैं। उसने अपने आप को उनकी आंखों से बचाव सा करते हुए कहा, बात मानिए हुजूर, ये तो सिर्फ लाश है, लाश। डॉक्टर तीसरे नंबर को भी मृत घोषित कर बड़ा बाबू के साथ भीतर चले गए थे। मुंशी जी पंचनामा बनाने लगे। लाश नंबर 3, सिर पर भारी जख्म, बाएं तरफ गले में सूजन, जीभ मुंह से बाहर। पंचनामा पर बड़े साहब का अंतिम दस्तखत हो चुका था। सिपाही जी के साथ सखुआ ठेले पर तीनों लाश मुर्दा घर लिए जा रहा था। उसने कमीज की ऊपरी पॉकेट में झांककर अपने को आश्वस्त किया। 50 दिए 150 और 50 गुलबी के पास। 200 में तो जानकी का सगुन हो जाना चाहिए। हमें आशा है कि हमारी कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।